देखिए, जो हम ये कोर्स करने वाले हैं ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम बीएससी के कोर्स को कवर करेंगे और थोड़ा बहुत हम आईआईटी के कोर्स को भी टच करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हमें जो एडवांस पढ़ना है, क्योंकि हम पहले ही क्लास 12th में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जैसे कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, हाँ, और इसी तरह से हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन सबसे जुड़ी हुई बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इवन मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा इसमें एडवांस। एडवांस का मतलब कि अब हम इसमें जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी में हमारे लिए अब चीज़ें कुछ हद तक आगे बढ़ जाएंगी। अब उनको आगे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की नीड पड़ेगी, और वो बेसिक मैथमेटिक्स की जो नीड पड़ेगी, अच्छा नीड क्यों पड़ेगी, तो आंसर है कि हम अब ना किसी भी क्वांटिटी को 3D स्पेस मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में शो करना चाहते हैं। जैसे कोई भी फील्ड है, अगर वो किसी कमरे के अंदर फैली है तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, स्टडी कैसे करेंगे, उस पर वर्क कैसे करेंगे। तो अब हमें इसको पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स की हमें नीड चाहिए वो होगी वेक्टर एनालिसिस। क्योंकि हमने ये जाना कि जो रियल अलजेब्रा होती है, रियल एनालिसिस, रियल नंबर, वो केवल एक सिंगल एक लाइन के लिए काम करती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जाना कि वो एक प्लेन के लिए काम करता है। फिर हम एडवांस करते गए अपनी स्टडी को तो हमारे पास आता है वेक्टर, जो 3D यानी कि स्पेस, हमें इनकी स्टडी के लिए हेल्प करता है। पहले हम 1 डायमेंशन बात करते थे, 2 डायमेंशन, और अब हम मैक्सिमम 3 डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं। हालांकि वेक्टर 3D को दिखाएगा साथ में 2 डायमेंशन को और 1 डायमेंशन को भी हम इससे पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ अपनी मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए काम और आसान होते जा रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे तब हमें टेंसर्स मिलेंगे जो n डायमेंशन के लिए काम आएगा। कहने का मतलब कि वो 1 पे भी काम करेगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, और 5, 6 ऐसे करके वो n डायमेंशन तक भी काम कर सकता है, जिसको हम पढ़ते हैं टेंसर एनालिसिस। लेकिन अभी हमें जो अभी समझना है वो होगा वेक्टर एनालिसिस, जो कि हमें मैक्सिमम 3 डायमेंशन के लिए हेल्प करेगा स्टडी में। तो देखिए, हम जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें हमें जो पढ़ना है वो मेन किसके बारे में होगा, तो आंसर है एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन के बारे में। अब स्केलर फंक्शन या वेक्टर फंक्शन, या इससे पहले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने अपने स्कूल में भी ये पढ़ा है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर्स हम जानते हैं पहले से कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम दोनों की बात करते हैं। जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स में अमाउंट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लाइक अगर मैं एक पेन को या मार्कर को इस तरफ एक फोर्स लगाता हूं तो फोर्स का अमाउंट मुझे पता होगा, फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, तो आंसर है टुवर्ड दैट साइड। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब हम जब स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में क्या होता है, तो आंसर है केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। जैसे किसी कमरे में टेम्परेचर की बात, हाँ, प्रेशर की बात, प्रेशर ऑफ एयर, डेंसिटी, तो हम यहां पर हम स्केलर की बात करते हैं। जैसे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ये सब क्वांटिटी हमारे पास कैसी है, स्केलर। आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के लिए स्केलर और वेक्टर इन दोनों का एक क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर से, स्केलर क्या, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और डायरेक्शन को हम नहीं उसमें कंसिडर करते, क्योंकि डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए उसको वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जो कि नहीं होता है। और वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और तीसरा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो स्केलर में क्या पढ़ने वाले हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर,
ये सब चीज़ें। वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आंसर है वेक्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, टॉर्क। तो ऐसी क्वांटिटी हम जब पढ़ेंगे तो इनको हम अलग से स्टडी करेंगे। और जब मैं स्केलर की बात करूंगा तो आपको केवल और केवल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब के बारे में सोचना है। ठीक, अच्छा। अब हमारे पास इनको पढ़ने के लिए एक बेसिक रूल जानना पड़ेगा। रूल क्यों? क्योंकि हम इसको रियल में इमेजिन भी करना चाहते हैं कि कहाँ है स्केलर, कहाँ है वेक्टर, कैसे समझेंगे इनको। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट लेट्स बी अंडरस्टैंड फील्ड। फील्ड क्यों पढ़ना हमें? तो आंसर है क्योंकि हम सबसे पहले अपने आसपास स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो फील्ड के बारे में हम पढ़ते पहले। व्हाट इज फील्ड? देखिए, अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस। क्या मतलब है इसका? तो सिंपल सा एक एग्जांपल समझना। मानो कि एक कमरे में एक कोने पर हीटर रखा है, ठीक, रूम हीटर। ऑफ कोर्स जब वहां पर रूम हीटर रखा है तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, हमने ना ये सोचा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ये हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक, कैसे कैसे होगा? मानो कि आपने एक पॉइंट पर जाते हो, किसी जगह पर चल के गए, आपका ये पूरा का पूरा कमरा, आप यहां से यहां चल के आए कमरे के अंदर ऐसे आगे की तरफ, तो वहां पर टेम्परेचर T1, किसी और पे प्लेस पे गए टेम्परेचर अलग होगा, किसी और प्लेस पे गए टेम्परेचर अलग, किसी और जगह पे गए अलग, हीटर के पास गए टेम्परेचर वहां अलग हो जाएगा क्योंकि वहां ज्यादा होगा। फिर इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग जगह पर घूमते हो और यहां पर आप ये देखते हो कि हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर अलग अलग है। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर सेम हो, लेकिन ये हमारी दिक्कत नहीं है कि अलग है कि सेम। हम इस बात पे फोकस करेंगे कि टेम्परेचर को ना हम हर एक रीजन में, हर एक पॉइंट पर स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर कितना है, वहां पर कितना है, वहां पर कितना है, यहां पर कितना है। हर एक पॉइंट पर हम उस टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। और टेम्परेचर क्या है? तो आंसर है कि स्केलर क्वांटिटी। जो किस पे डिपेंड करते कि टेम्परेचर डिपेंड करता है कि हमने हीट कितनी दी है। तो टेम्परेचर क्या है? एक फंक्शन है जो कि हम बता सकते हैं वो कितना है, दैट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल क्वांटिटी। जो क्या करता है, इस टेम्परेचर को डिफाइन करता है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस। अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट पर हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। और जब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आप एक स्टिकर लगाते जाओ, आपने नोट किया, चिपका दिया, नोट किया, हवा में चिपका दिया, नोट किया, हवा में चिपका दिया, ऐसे कई जगह पर आपने स्टिकर लगा दिए। और अब जब आप उस कमरे के बाहर से देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि हर जगह पर वो स्टिकर लगे हुए हैं, कोई स्टिकर यहाँ, कोई स्टिकर यहाँ, और हर एक स्टिकर पर टेम्परेचर की अलग अलग रीडिंग, T1 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, हर एक पॉइंट पर अलग अलग। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर का एक फील्ड बन गया जो कि अलग अलग है, यहां 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 यहां। तो ये चीज क्या है? एक फील्ड। किसका फील्ड है? देखो किसका फील्ड था ये? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर फील्ड। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? तो आंसर है टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिग्री ऑफ हॉटनेस, तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने ये जाना कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर। अगर हम स्केलर को पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो वो स्केलर फील्ड है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फील्ड हो जाएगा। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, एक चार्ज यहां, एक चार्ज वहां, दो अलग अलग पॉइंट पर। तो आप इस पॉइंट पे गए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, आगे जा रहे हो वीक 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 और ज्यादा वीक। फिर ऐसे ही आप 3D में घूमते हो, यहां पर स्ट्रॉन्ग, यहां पर स्ट्रॉन्ग, यहां पर वीक। तो आप ये क्या कर रहे हो? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू को डिफाइन कर दिया, बट
आप ये भी नोट करोगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास एक डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, सो यू मस्ट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो फील्ड बनी है, अब इस बार आपने इस स्टिकर पर एरो लगाया, ऐसे एक स्टिकर पर एरो लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो। तो ऐसे करके एक स्टिकर पर एरो लगाते गए और हमने इस फील्ड को डिफाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये एक कमरे के बाहर से देखिए तो ये फील्ड है। किसका फील्ड है? वेक्टर का फील्ड है। कौन सा वेक्टर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये है फील्ड, जहां पर हम अलग अलग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। एक तरह से स्केलर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड। ठीक, फील्ड की कुछ और डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक, ओके। फील्ड क्या है? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टेम्परेचर फील्ड, डेंसिटी फील्ड, प्रेशर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी फील्ड। तो ये हमें शो करता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग रीजन में, यहां कितना, वहां कितना, वहां कितना, और ये एक लाइन बना लेगा जिसको हम किसी बाहर रूम से देखें या रूम के बाहर से देखें तो हमें दिखाई देगा कि इसकी वैल्यू को यहां यहां हम अलग अलग पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं। ओके, फील्ड क्या हुई? तो आंसर है फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है whose values can be defined at every point in region of space। अलग अलग पॉइंट पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सेम एनालॉग है, आप इसको लिखो चाहे इसको, ये आपकी इच्छा है। देखिए, अक्सर हम फील्ड को जब पढ़ते हैं तो हम ना उसको केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं है। तो समझो, फील्ड को हम क्या कह रहे हैं? ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, कैसा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक तरफ हाई, एक तरफ लो। यहां से चलते हैं तो ये हाई है, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, और कम हो रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल और कम, पोटेंशियल और कम, पोटेंशियल कहीं ना कहीं आके जीरो हो जाएगा। तो ये है ना, हम हर एक पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं तो हम इसी को क्या कहते हैं? इट इज फील्ड। ठीक है, फील्ड ऐसा मत समझना कोई एक स्ट्रिंग की तरह या धागे की तरह, नहीं। फील्ड को हम समझेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी ही है जिसकी वैल्यू को हम अलग अलग पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाके बता सकते हैं। ठीक है, ये 3D में 2D में हम इनको कैसे तैसे पढ़ सकते हैं। So most of the part in this course, first we will discuss about scalar field, scalar function। क्योंकि हमें स्केलर फंक्शन को ही समझना है पहले, क्योंकि स्केलर फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ग्रेडियंट के बारे में। खैर, ये तो आगे आने वाली चीज़ें, ग्रेडियंट क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। फर्स्ट हम थोड़ा थोड़ा हम जब बढ़ेंगे आगे तब समझेंगे एक एक करके। ठीक है, ओके। ओके, नाउ देखिए, अब हमारे पास इसी वेक्टर एनालिसिस में फील्ड के बाद अब हमारे पास आएगा एक और टॉपिक जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। मैथमेटिक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज क्या होती है? तो आंसर कैलकुलस। कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, उसमें हम ना एक रॉड को हीट करते हैं, है ना। एक कोने से हमने हीट करना स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स रॉड गर्म हो जाएगी। अब सपोज करो कि रॉड के अंदर मैंने ना आपको यहां पर बैठा दिया ऐसे करके, और फिर आपसे कहता हूं मैं इस पर मूव करने के लिए। और जैसे जैसे आप मूव करोगे, एक एक कदम रखने पर आपको ना एक टेम्परेचर में डिफरेंस फील होगा आपके पैरों पे। आप कहोगे कि जैसे जैसे आप यहां से दूर जा रहे हो उतनी हीट आपको कम लग रही है, और अगर उल्टे केस में यहां से चल के यहां आओगे तो आपको हीट बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि अब ना जो रॉड है वो गर्म हो रही है। जैसे अगर इधर हीट ज्यादा है तो इधर हीट कम होगी,
तो आप यहां से यहां जाओगे तो आपको ठंडा लगेगा थोड़ा थोड़ा, फिर आप यहां से यहां आओगे तो आपको और गर्म लगता जाएगा। ये क्या है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको एक चेंज फील हो रहा है, हीट में चेंज, टेम्परेचर में चेंज फील होता है। लेकिन ये सिंपल सी एक बात है कि इसमें आप मोशन कहां कर रहे हो, तो आंसर है केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, और इसमें कोई डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं। तो ये सिंपल वन डायमेंशन है हमारे पास। तो वन डायमेंशन में मैं आपसे पूछूं कि अगर रेट ऑफ चेंज कहां पर है, तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन में। कितना है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वी विल सी। अच्छा, एक्स के डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे करेंगे, कैलकुलस से। देखो कैसे कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ, हमारे पास टेम्परेचर में चेंज dt आता है, इतना चेंज, ठीक है, dt चेंज। तो हम कह सकते हैं कि जो हम जैसे जैसे कदम को बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें चेंज फील होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे वैसे चेंज फील होगा तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चेंज इन हीट है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हम कितना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब इस साइन को हटाएंगे सो वी विल गेट अ कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर। सो इसको ऐसे अच्छा रहेगा जब हम इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर मिलेगा एक टाइम्स dx। ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, हम जब 8th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, तो इसको हटाते तो एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर मतलब कांस्टेंट आता है। ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर क्या होंगे, ये कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि इट डिफाइंस योर रेट ऑफ चेंज टाइम्स dx। एक ही बात है दोनों, dx को यहां ले जाओगे तो dt बाई dx एक ही बात है। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज है ये, कितने रेट से चेंज हो रहा है ये, तो हम इस फैक्टर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। आपको देखने में नया लग रहा होगा लेकिन ये वही पुराना वाला है, इसके थ्रू आ सकता है। यहां पर dx लेकर आ जाओगे, dt बाई dx, इट इज योर रेट ऑफ चेंज। बहुत आसान है। और ये चेंज केवल x के डायरेक्शन में है, तो इसलिए टेम्परेचर केवल, ये टेम्परेचर x के रेस्पेक्ट में केवल एक ही डायरेक्शन में बदल रहा है। हाँ, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज, जिसको हम यहां से निकाल सकते हैं कितने रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बट इट इज इन x डायरेक्शन, तो बहुत आसान था। क्या होता अगर आपका ये 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में होता, कहने का मतलब कि यहां पर टेम्परेचर केवल x का फंक्शन है, केवल एक डायमेंशन का। बट अगर ये एक्स वाई जेड तीनों का होता या एक्स वाई का होता, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो कैसे निकालेंगे, वी नो कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी 2 वेरिएबल पर डिपेंड करती है तो हमें उसको टोटल डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये x में भी चेंज होगा, y में भी चेंज होगा। इसके लिए क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा, कैसे अप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव अगर ये 2 डायमेंशन में हुआ तो हम इसी चेंज को लिखेंगे dt इक्वल्स टू, अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल के लिए हम कर्ल d दिखलाते हैं, देन dx, और टोटल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो ये वाला dx है, क्योंकि ये वाला चेंज हम निकाल रहे हैं, जो टेम्परेचर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, टेम्परेचर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये y में भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू y, और ये y के डायरेक्शन में लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज क्या है कि जब टेम्परेचर x में और y में दोनों में वेरी करेगा, ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3D में करेगा तो डेल t बाई डेल z इंटू में dz। तो ये क्या चीज है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अच्छा, जब ये 2 डायमेंशन में है, एक छोटा सा ना एक एग्जांपल और देखते हैं। मानो कि ना आप एक पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो, ये एक पहाड़ है, दूसरा बनाते हैं,
ये दूसरा है हमारे पास। अच्छा, ये पहले वाले को थोड़ा सा फिर से बनाते हैं और इस बार छोटा बनाते हैं इसको। ये एक और वो दो, इसी का एक और डायग्राम बनाता हूं मैं छोटा सा, यहां बनाते हैं। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब ना इन दोनों डायग्राम को देख के हमें कुछ समझना है। देखो, इसकी अगर बात करें, अगर हमें चढ़ाना है ऊपर की तरफ तो इस वाले पहाड़ पर चढ़ना आसान होगा। इस वाले पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो गिरने का खतरा ज्यादा होगा। और हम क्या बोलेंगे कि देखो, ये जो हमारे पास दो हमने डायग्राम बनाए ना, इसी के जैसा ये भी है। कहने का मतलब क्या कि एक लाइन है जो θ1 एंगल पर है, ये θ2 एंगल पर है। ऑब्वियस है, किसका एंगल बड़ा है? इसका एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है और ये उससे थोड़ा सा दूर है, तो ये एंगल छोटा है, वो एंगल बड़ा है। लिख लेते हैं, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो इन दोनों केस को समझ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हम जब इसकी बात करेंगे ना तो हमें दिख रहा है कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंगल ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? स्लोप। हमने कैलकुलस में पढ़ा है कि एंगल क्या दिखलाता है आपको? स्लोप, रेट ऑफ चेंज। क्योंकि हम जब इसका tan थीटा करेंगे तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब y अपॉन एक्स। और जब y अपॉन एक्स की बात की हमने, अगर वो छोटा छोटा चेंज हो तो हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं। दैट इज योर डेरिवेटिव, योर स्लोप, जो हमने 12th में पढ़ा है ये। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो स्लोप 1 और स्लोप 2, तो स्लोप 2 ज्यादा है, स्लोप 1 कम है। तो स्लोप 1 लेस देन स्लोप 2। ठीक है। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा है ना, उसको हम कहेंगे ये स्टीप है। स्टीप मतलब इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, ये इस तरह से, और ये वाला स्टीप कम है। ठीक है, मतलब स्लोप कम है। अगर हम इन दोनों पहाड़ की बात करें, इसमें स्टीप ज्यादा है क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, इसमें स्टीप कम है। अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है, अभी 3D है ना? 3D मतलब कि अब ये, अगर आप एक किनारे पे खड़े हो तो एक तरफ से आपको दिख रहा है कि वहां से उसका स्लोप स्टीपेस्ट कम है, एक तरफ स्टीपेस्ट ज्यादा है। तो आप पहले क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे कि किसी एक पॉइंट पर जरूर कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्लोप होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ना, स्लोप क्या है? dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? x में क्यों? क्योंकि ये हम अगर देखें तो इसमें x में कम चलना है लेकिन y में ज्यादा है, x में ज्यादा चलना है, y में कम है। तो x के दोनों को हम अगर रेट ऑफ चेंज की बात करें ना, तो इसमें रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में y का ज्यादा है। इसमें x और y दोनों को कंपेयर करें इन दोनों के मुकाबले, तो इसमें x के रेस्पेक्ट में y कम है, y ज्यादा है। फिर से इसमें क्या ज्यादा है? तो आंसर रेट ऑफ चेंज, स्टीपेस्ट, स्लोप ज्यादा है। तो आप सबसे पहले यही फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो इसमें आपका रेट ऑफ चेंज काफी ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें एक ही होती हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम केवल एक होता है, दो मैक्सिमम, तीन मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात का आंसर आप देखिए आसानी से समझा सकते हो कि क्या फाइंड करना आसान है, कम स्लोप कि मैक्सिमम स्लोप? तो आंसर है मैक्सिमम स्लोप, क्योंकि कम स्लोप तो बहुत सारे होंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे होंगे किसी पहाड़ पे अगर बात करें, लेकिन मैक्सिमम स्लोप एक ही होगा। वो मैक्सिमम स्लोप एक होगा तो इसलिए हम उसी को फाइंड करेंगे, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को। और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को हम कैसे ढूंढेंगे? पहला, रेट ऑफ चेंज को ढूंढने का तरीका क्या है? ये रहा आपके पास। लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को कैसे ढूंढेंगे?
तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को ढूंढने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ग्रेडियंट। सो लेट्स वी सी व्हाट इज ग्रेडियंट। यहीं से निकल के आएगा आपका ग्रेडियंट भी। तो देखो ओके देखिए, अब मैं इसी क्वांटिटी को जो भी आपको मैंने दिखलाया वो 2 डायमेंशन में थी, ये 3 डायमेंशन में है ना। पहले वाली चीज कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है एक रॉड वाला, तो हम मूव कर रहे हैं 1 डायमेंशन में, ये रहा 2-3 डायमेंशन में ये रहा, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि टेम्परेचर एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग है, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। तो ये टेम्परेचर जो है वो तीनों का फंक्शन है, तो तीनों पे डिपेंड करता है, तो तीनों के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है ना कि अब मैं इसी क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा, और एक बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है, वो क्या है? सो लेट्स वी सी। ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। देखिए ऐसे में हम जो ने लिखा है ना, ये चीज यही है। सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखो हमें पता है कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, आई और आई हो जाएगा 1, तो डेल टी बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ये वाला डेल टी बाई डेल वाई, जे और जे 1 और डी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी वाई, डेल टी बाई डेल जेड, के और के 1 और डी जेड, क्योंकि हम आई का जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, जे का के के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, आई का के के साथ 0। तो ये वाला हम पहले से ही जानते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये हमने पहले ही पढ़ा है, और ये चीज एक ही है। अच्छा, जो ये चीज लिखी है टेम्परेचर, और ये जो हमने यहां पर लिखा है ये है लोकेशन के बारे में और ये है टेम्परेचर के बारे में, मतलब ये डिफाइन करता है आपको पोजीशन और ये डिफाइन करता है आपको टेम्परेचर। हो सकता है कि वहां पर जो स्केलर फील्ड है या स्केलर फंक्शन है वो टेम्परेचर नहीं कोई और हो, तो एक जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब वो टेम्परेचर नहीं है मान लो, तो उसको हमने कोई फंक्शन नाम दे दिया, कोई स्केलर फंक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप, डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप, और डेल एफ बाय डेल जेड के कैप डॉट, और ये पोजीशन वाला चलो उसको हम लेके चलते हैं, पोजीशन वाला एक जनरल है हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं ये। और हम ना इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा है ना इसको हम कहते हैं, एक अलग से इसका नाम दे रखा है, so we call it df equals to, this is your written as del f and dot dx और dr you can say। ये यहां जो del f आपका है इसको हम del f, del क्या होता है so let's we see, और dr क्या है इसको भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले del f को, del क्या होता है? इट इज योर del ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ठीक। अच्छा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेबुला, बट इसको हम जनरली एक सिंबल लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है। और अभी कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन आएगा तो फंक्शन यहां भी आएगा। ये डेल ऑपरेटर है, और डी आर क्या है हमारे पास? सो डी आर वेक्टर इज योर डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये आपका डी आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। हमने डेल, अगर हम फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन यहां भी, फंक्शन यहां भी, फंक्शन यहां भी,
और ऐसे में जब हम डेल एफ लिखते हैं, डेल एफ, तो इसी डेल एफ को हम ये तो लिखेंगे, आप जानते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं ग्रेड एफ। जब हम किसी डेल ऑपरेटर का मल्टीपल किसी फंक्शन के साथ, स्केलर फंक्शन के साथ, इट इज इंपॉर्टेंट कि हमने इसको जब स्केलर के साथ मल्टीपल करेंगे तब इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है विच वी कॉल एज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ। स्केलर फंक्शन एफ शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ग्रेड एफ भी कहते हैं, ग्रेड एफ ये। और तभी इसको ग्रेडियंट बोलेंगे जब ये एक स्केलर फंक्शन के साथ डेल का मल्टीपल होगा, तब इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। लेकिन क्या है ये, अभी तक तो ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी, वी विल टॉक अबाउट इट कि ये चीज हमने क्या लिखी है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ चेंज के बारे में। इट इज योर रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड। कोई भी फंक्शन है जो एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है ये एक्स, वाई, जेड तीनों पे डिपेंड करता है, ये इसलिए तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हमने, ठीक है ना। तो ये ग्रेड एफ है, लेकिन ये है क्या? सो लेट्स बी सी। देखो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रेड एफ क्यों लिखा गया है। सो लेट्स बी सी कि ग्रेड एफ क्यों लिखा गया है। ओके देखो, ये जो हमने लिखा है इसको रीराइट करते हैं यहां पर। डॉट नहीं लगाना आपको, और ऐसे करके लगा दिया। ये डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन डेल एफ ये मल्टीपल में लिखना है विदाउट डॉट, क्योंकि ये ग्रेडियंट में हमेशा स्केलर फंक्शन की बात होती है, वेक्टर नहीं लिखोगे आप, ठीक है ना। स्केलर फंक्शन की मल्टीपल हमने पढ़ा है ना कि अगर एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या, एक वेक्टर का जो भी लेंथ थी ये 2, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ 2 टाइम्स और बढ़ गई है, ये है ना, क्योंकि किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करने का मतलब उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देना, ठीक है। अच्छा आगे समझो थोड़ा सा, ये क्या है, तो हम यहां देख सकते हैं दिस इज योर चेंज इन फंक्शन, चेंज इन एफ। और एफ क्या है? कोई भी फंक्शन। कैसा फंक्शन? टेम्परेचर का, किसी भी चीज का, या किसी भी स्लोप का फंक्शन। हम किसी हाइट से नीचे उतर रहे हैं या हाइट पे चल रहे हैं, तो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये एक रोड है कोई, ठीक, वो जो ऐसे करके मुड़ रही है अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर ये सड़क पर हमने देखा है ढलान ऐसे करके बनी हुई है, जो हम बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये ढलान इस तरह से है, जैसे कि ये कॉपी को मान लेते हैं, इस कॉपी को अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ देता हूं तो आपको दिखेगा कि ऐसे मोड़ने पर यहां से यहां चल रहे हैं, तो एक ढलान मिलेगी हमें, है ना, एक स्लोप मिलेगा हमें। तो ये इसी तरह से है। अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पोजीशन दिखला रही है कि हम यहां आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज योर, अब मान लो कि कहीं भी एक पॉइंट पर हम खड़े हैं, किसी एक पॉइंट पर यहां पर, और यहां पर ये शो करेगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर कि हम यहां आगे बढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक और, कि यहां पर एक ग्रेडियंट भी दे रखा है जो एक वेक्टर की तरह है। अभी हम इसमें कई सारी चीज पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर, क्या है ये, बट वी विल सी। बट अभी आप देख सकते हो कि जब हमने किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेड किया
किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट मैंने डेल ऑपरेटर लगाया तो वो एक वेक्टर बन गया आई जे के रूप में। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं, अभी बाद में देख लेंगे एक और बार ये क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि एक डेल एफ है जो एक वेक्टर है, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहां पर मान लो अभी के लिए कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो डेल एफ और डी आर इनके बीच में एक एंगल स्पेसिफाई होगा क्योंकि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, क्योंकि स्केलर फंक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं है, बट उसका जब हम ग्रेडियंट कर देते हैं तब उसके पास एक डायरेक्शन आ जाती है, तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। कैसे बनती है वी विल टॉक इट, बट फर्स्ट यहां पर देखते हैं थोड़ा सा। ये जो फंक्शन में चेंज है, ये फंक्शन में चेंज अभी मत समझना, इट इज योर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है उसी को समझना है हमें। उसको समझने के लिए ध्यान से समझिए, ये आपके पास फंक्शन में चेंज है। ये फंक्शन में चेंज कितना है, तो आंसर है ये हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, डेल एफ इसका मैग्नीट्यूड, डी आर इसका मैग्नीट्यूड, और कॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसको हम जनरली बात कर सकते हैं, ये है क्या, देखो मानो कि अगर डेल एफ और डी आर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, कहने का मतलब ग्रेडियंट और डी आर अगर ये एक डायरेक्शन में, चलो पहले हम ये मान लेते हैं कि वो एक डायरेक्शन में नहीं है, हम ना इसको ये मान के चलते हैं कि जो भी फंक्शन हमने लिया स्केलर फंक्शन उसका ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा कि ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कैसे। बेसिकली आप आई जे और के इनका इस्तेमाल करके आप उसको एक वेक्टर के रूप में दिखा सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर आता है, आप लिखोगे 2i + 4j, तो क्या इसको वेक्टर नहीं बना सकते, बना सकते। उसी तरह से ये भी एक वेक्टर है जिसको आप कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हो। फॉर नाउ, अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि यही वेक्टर एक स्पेशल केस लेकर, केस नंबर 1 लेकर, अगर मान लें कि देखिए जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है। थीटा 90 होने का मतलब क्या, कि जो वेक्टर इससे मिलने वाला है और जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों आपस में राइट एंगल है। तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि डी एफ विल बी डेल एफ डी आर cos 90, cos 90 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है आपको, ये बताएगा आपको चेंज इन एफ, चेंज इन कोई भी फंक्शन है ये, तो उसमें चेंज कितना चेंज है, तो यू कैन सी देयर इज नो चेंज। चेंज नहीं है का मतलब क्या, कि हमने डी आर और डेल एफ को जब 90 पे रखा, हाँ, तब हमने ये सोच लिया कि जब हम यहां से इस तरफ मूव करेंगे, या अगर यहां पर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इस तरफ है, और ग्रेडियंट है क्या, तो अभी देखना, ग्रेडियंट अगर मान लो इस तरफ है और हम यहां चलते हैं, तो हमने कोई भी फंक्शन में चेंज नहीं किया। अच्छा सोचो, फंक्शन में चेंज नहीं किया क्या मतलब है, कहने का मतलब कि अगर आप एक पहाड़ पर हो ऐसे करके, ठीक है ना, आपके पास जो 3D में पहाड़ है, आप ना उस पहाड़ पर इस तरह से हो कि आप ना इस पॉइंट पर हो और उसके चारों तरफ ऐसे करके घूमते हो, ऐसे करके, तो आप नोट करोगे कि आप ना कोई भी हाइट पे नहीं चढ़ रहे हो, कोई भी हाइट पे नहीं चढ़ रहे हो। जैसे अगर हमारा जो सरफेस है, मैं उस पर यहां से यहां चल के जाता हूं, क्या मैं कोई भी हाइट पे चढ़ा या कोई भी नीचे आया, नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, ठीक है, स्लोप में कोई भी चेंज नहीं है। बेसिकली ग्रेडियंट यहां पर क्या है, तो आप देख सकते हैं फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। मतलब क्या, ये आपको शो करता है कि आप कितना अपना रेट ऑफ चेंज, मतलब स्लोप कितना बदल रहे हो। यहां पर डीएफ में कोई चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। फिर से देखिए, अगर हम एक रूम की बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि वहां पर टेम्परेचर है। देखो, आपने जब टेम्परेचर आप देखोगे एक रूम के अंदर, तो आप ना वहां पर टेम्परेचर के रीडिंग के लिए अलग अलग स्टिकर लगा रहे हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। हो सकता है कि जो आपका 10 डिग्री हो
वो एक कमरे में घूमकर आए और ये आपको ऐसा मिला। हाँ, आपने ऐसे से स्टिकर लगा दिए, यहाँ स्टिकर, यहाँ पर स्टिकर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ऐसे स्टिकर लगाते जा रहे हो, ये स्टिकर लगाते जा रहे हो, ऐसे करके आपने कई सारे स्टिकर लगाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करके कई जगह पर। अब ऐसे में आपने नोट किया कि जहां जहां पर आपने स्टिकर लगाए हैं और जिनका टेम्परेचर सेम है, आपने उन स्टिकर पे एक लाइन बना दी, उस पर एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दी, जिनका टेम्परेचर सेम है। कहने का मतलब क्या, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री हर जगह पर सेम है, 25 25 25 25 ये हर जगह पर 25 है। तो यहां पर क्या पता चला आपको, अगर आप इस रास्ते पे चल के जाओगे तो आपको टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। जैसे 12th में हम पढ़ते इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसी तरह से ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, आइसोथर्मल। हाँ, आइसोथर्मल। ये क्या पता चलता है आपको कि टेम्परेचर हर पॉइंट पर सेम है, आइसोथर्मल। हाँ, आइसोथर्मल। ये क्या पता चलता है आपको कि टेम्परेचर हर पॉइंट पर सेम है, आइसोथर्मल। इसी तरह से यहां पर जो हमने ये पढ़ा कि चेंज इन फंक्शन नहीं है, फंक्शन में चेंज नहीं है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में चेंज नहीं है। फंक्शन कौन, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं है, तो ये हर जगह पर सेम है। सेम कब होगा, जब ग्रेडियंट और पोजीशन वेक्टर इनके डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा कैसे होती है ये, तो आपने एक चीज देखा होगा, जब हमने 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनती है, ये इस तरह से। जब एक चार्ज से बाहर की तरफ जाती है तो ये इस तरह से। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेम होती है, तो हमने 12th क्लास में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया था, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां, ये हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। ये पोटेंशियल कैसे ड्रॉ किया आपने, तो आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस। याद है 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से ये क्या है आपके पास, एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों कैसे हैं आपस में, राइट एंगल, तो हमारे पास फंक्शन में चेंज कैसा आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पर फंक्शन सेम होगा, है ना। ये हमने जानते हैं कि वहां फंक्शन में चेंज सेम होगा, क्योंकि वो ऐसे करके बनेगा, क्योंकि वो राइट एंगल है। डी आर इस तरफ तो ग्रेडियंट परपेंडिकुलर, 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 ग्रेडियंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर डी आर मतलब कि पोजीशन में चेंज यहां करना है आपको और आप परपेंडिकुलर करते हो चेंज, तो आपका परपेंडिकुलर में चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर में, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फंक्शन में टेम्परेचर में चेंज तभी आएगा जब आप यहां से आगे जाते हो, लेकिन आप कहां जा रहे हो, राइट एंगल, तो वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज शोन बाय दिस। ठीक, अच्छा एक और देखते हैं, ये आपको क्या समझ में आया कि जब फंक्शन में चेंज नहीं है तो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। फंक्शन मतलब f इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कब है वो, तो आंसर है व्हेन ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन ऑफ स्केलर फंक्शन, gradient of scalar function is normal to the surface और कर्व, जो वो कर्व पर नॉर्मल है। ये कर्व और सरफेस से क्या मतलब है, dx dy, ये dr, dr क्या था, ये चीज क्या बनाएगी, एक सरफेस से तो बनाएगी ना, x y z, x एक मतलब अगर हम x की बात करें, x y z, तो ये चीजें तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्पेस, एक्स वाई सरफेस बनाएगी। तो सरफेस पर जब वो नॉर्मल हो, ये सरफेस, इस पर डीएफ नॉर्मल, तो क्या देखेंगे हम, डीएफ नहीं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नॉर्मल, तो हम ये नोट करेंगे कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ग्रेडियंट नॉर्मल है तो याद रखिए फंक्शन में चेंज नहीं आएगा।
इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर कौन है? ग्रेडियंट। और नॉर्मल भी होता है ये। नॉर्मल कब होता है ये? जब फंक्शन हमें गिवन फंक्शन कांस्टेंट होता है। अगर वो गिवन फंक्शन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कैसा होगा? शर्त है कि ग्रेडियंट सरफेस पर नॉर्मल होगा। ठीक, ये आपको समझना है। तो ग्रेडियंट क्या देता है? तो आंसर है नॉर्मल टू दी सरफेस। एक ये भी होता है, इसकी प्रॉपर्टी में आता है, इट इज इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू दी सरफेस। सेकंड चलते हैं, सेकंड वाला और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए सेकंड केस, जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 का मतलब कि सरफेस में और ग्रेडियंट में कोई चेंज नहीं है। ये सरफेस चेंज नहीं, एंगल नहीं है, ये सरफेस है और इसी पर ग्रेडियंट मतलब कैसा है? ऐसे करके। मतलब क्या? हम रेट ऑफ चेंज ऐसे कर रहे हैं, अपना पोजीशन में चेंज, फंक्शन में चेंज, नॉट पोजीशन में चेंज। पोजीशन और सरफेस तो यही है, हम फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। फंक्शन में चेंज कब आएगा? जब आप आगे जाओगे। जैसे रॉड पे चल रहे थे हम, ये रॉड गर्म है, जब आप आगे जाओगे तभी तो चेंज फील होगा। ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो तो चेंज फील हो रहा है। उसी रॉड पे जब ऊपर चलोगे तो चेंज फील नहीं होगा, क्योंकि ये वाला केस था। लेकिन आप अगर यहां से गर्म किया तो यहां ठंडा होगा, तो यहां से यहां जाने पर आपको चेंज फील होगा, तब फील होगा आपको। तो क्या लिखेंगे? तो डी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा? ये दोनों के बीच में cos 0, तो डेल एफ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर लिख लो। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड ये। तब आपके पास पता चलेगा कि ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इसको डी आर भी लिख सकते हैं। और यहां पर हम ये देखेंगे कि फंक्शन में चेंज कैसा है, तो आंसर मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? बिकॉज यू नो कि cos 0 डिग्री इज 1 और 1 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। तो क्या पता चला आपको कि फंक्शन में चेंज, क्योंकि चेंज इन फंक्शन आपका df है, फंक्शन में चेंज मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है? जब ग्रेडियंट उस सरफेस पर पैरेलल है। df बाई dr भी लिख सकते हैं इसको। और यही चीज क्या है आपके पास? ग्रेडियंट। ये तो आपको यहां से ये भी पता चल रहा होगा कि ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में, कर्व के रिस्पेक्ट में। तो ग्रेडियंट है क्या? बेसिकली ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी होती है। क्या है ग्रेडियंट? तो आंसर है इट शोज ये। एक तो ये भी शो करता है कि अगर नॉर्मल होगा, अगर ग्रेडियंट नॉर्मल होगा फंक्शन पर, तब हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है, तब कोई चेंज नहीं है, मिनिमम है ना, कांस्टेंट। लेकिन जब वो 0 डिग्री होगा तब ग्रेडियंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। और ग्रेडियंट को फाइंड करना मतलब कि फंक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना। कौन सा रेट? मैक्सिमम रेट। तो ओके, तो ग्रेडियंट क्या करता है? इट शोज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसके दो यूज हम लिख सकते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक ये, एक ये। ये कब है? जब नॉर्मल। ये कब है? जब उसके से एकदम पैरेलल होगा ग्रेडियंट। किसके पैरेलल? जो हमारे पास चेंज है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि जब आपको चेंज चाहिए तो चेंज कैसे आएगा? ये आपने अलग अलग टेम्परेचर की एक फील्ड बनाई आपने, ये सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर हर जगह पर सेम है। यहां से यहां जाओगे तभी तो चेंज आएगा ना। और ये क्या है? एक सरफेस। ये बोर्ड को देखो ना, ये चीज क्या बनती है? सरफेस ना। जब सरफेस पे ऐसे बढ़ोगे तो चेंज आएगा ना, चेंज तब आएगा आपके पास। ठीक है ना। जब एक से दूसरी सरफेस पे जाओगे, दूसरी से तीसरी, जैसे एक पहाड़ पर, अगर हमने एक पहाड़ बनाया, जब यहां से यहां आओगे तभी तो चेंज आएगा, यहां से यहां आओगे तभी तो चेंज आएगा। यहां से यहां जाओगे तो कोई हाइट में चेंज नहीं है, यहां पर भी हाइट में चेंज नहीं है, यहां से यहां हाइट में चेंज है। तो चेंज कब मिलेगा आपको? जब आप डी आर और सरफेस के पैरेलल अलोंग चलोगे। इसलिए कई सारे डायग्राम में ये भी दिया होता है कि ग्रेडियंट ऐसे फाइंड होता है,
ऐसे फाइंड होता है सरफेस पर नॉर्मल पैरेलल। नॉर्मल जाएंगे तब कोई चेंज नहीं आएगा, उसके अलोंग जाएंगे तभी चेंज मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या शो करता है? इट शोज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, इट इज योर ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि ग्रेडियंट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज शो करता है। इसी से जुड़ा हुआ लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैसे मिलता है? तो आंसर है एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल। हायर से लोअर कैसे मिलता है? जब सरफेस पे उतर के आते हो, सरफेस के साथ आते हो, ऐसे नहीं कि सरफेस से उधर जाओगे। अगर ये सरफेस से इधर आओगे तो कोई हाइट में चेंज नहीं है, यहां से यहां हायर टू लोअर। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, क्योंकि हाइट में चेंज नहीं है। बिकॉज पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, पोटेंशियल एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। सो पोटेंशियल एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, इसीलिए जब इसका एक्स वाई जेड चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल सेम। बट अगर हम यहां से यहां पर उतरते हैं तब हम ये नोट कर सकते हैं कि इसका एक्स चेंज हो रहा है। अभी तो ये 2D है, अगर हम यहां से ऐसे आएंगे तो दोनों चेंज हो रहा है ना। हम एक्स वाई जेड चेंज करेंगे तभी तो पोटेंशियल चेंज होगा ना। तो इसीलिए यहां से ऐसे आना पड़ेगा, तब हायर टू लोअर आते हैं हम। सो इट इज ऑल अबाउट योर ग्रेडियंट। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके।